गुड मॉर्निंग। आज के इस ई व्याख्यान में हम नेपोलियन के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेपोलियन एक महान योद्धा व विजेता था। उसके ग्रैंड एम्पायर का निर्माण उसके प्रयत्नों और प्रतिभा का परिणाम था। वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी था। वह स्वयं में एक इतिहास था। बाल्कन प्रायद्वीप को छोड़कर यूरोप की संपूर्ण मुख्य भूमि पर उसका प्रभाव था। लगभग सारा का सारा स्पेन, इटली, जर्मनी का राइन संघ और वारसा की ग्रांड डची नेपोलियन के आश्रित राज्य थे, जिनके शासकों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस उसके समर्थक राज्य थे। इन सब के बावजूद नेपोलियन अपनी विजयों एवं उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया। 1807 ईस्वी के बाद के वर्षों में उसकी एक के बाद एक पराजय ने उसको पतन के कगार पर ला खड़ा किया। परंतु क्या सैनिक पराजय ही उसके पतन का कारण बनी, या नेपोलियन के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के मूल में कुछ कमियां थी? क्यों फ्रांस के विरुद्ध राष्ट्रों का गठजोड़ हो गया? नेपोलियन ने ऐसी क्या गलतियां की जो उसके पतन के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं? नेपोलियन के पतन के कारणों में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले उसका अधिनायकवाद। नेपोलियन के अधिनायकवाद ने स्वतंत्रता का गला घोंटकर तत्कालीन विचारधारा के विरुद्ध बहने का प्रयास किया, और जब कोई व्यक्ति तेजी से बहती नदी की विपरीत धारा के विरुद्ध तैरता है तो यह काम आसान नहीं होता है। यद्यपि नेपोलियन एक अच्छा तैराक था, परंतु उसके खराब स्वास्थ्य और थकान ने उसको कमजोर कर दिया था। नेपोलियन के स्वभाव ने इसमें और वृद्धि की। सम्राट बनने के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों की राय लेना बंद कर दिया था। प्रोफेसर जे हॉलैंड ने लिखा है कि उसका स्वभाव जिद्दी बन गया था, जो उसके पतन का कारण बना। उसके अधिनायकवाद ने स्वतंत्रता का गला घोंटकर एक अधिनायकवाद को स्थापित किया। समाचार पत्रों का नियंत्रण लगा दिया गया। उनमें उनमें केवल सरकार से अनुमोदित चर्चा ही हो सकती थी। अखबार के द्वारा राज्य की किसी भी प्रकार की आलोचना संभव नहीं थी। विरोधी की आशंका के आधार पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो नेपोलियन के इस अधिनायकवाद का परिणाम उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा, और वही अधिनायकवाद इसके पतन का कारण बना, क्योंकि वह सरकार के या सत्ता के विरुद्ध बोलने वाले को या तो जेल में डाल दिया जाता, या फिर उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। उसके खिलाफ जो भी बोलता उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। तो इस अधिनायकवाद की वजह से नेपोलियन का पतन निश्चित था। दूसरा इसका मुख्य कारण है उसके द्वारा लड़े गए लगातार युद्ध, अनवरत युद्ध। उसने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े और अधिकांश में सफलता भी प्राप्त की, परंतु युद्धों ने मित्र कम और शत्रु अधिक बनाए। फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात वह विश्व विजय के स्वप्न देखने लगा, और यही उसके पतन का कारण बन गया, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रों ने उसके विरुद्ध संगठन बनाकर पतन के बीज बो दिए। महत्वाकांक्षाओं को यथार्थ का जामा पहनाने का कार्य सैन्य बल का था। सेना उसके युद्धों से थक चुकी थी, और उसके अधिकांश योग्य सेनापति भी समाप्त हो चुके थे। मास्को अभियान में उसे मास्को अभियान में उसे 5 लाख सैनिकों से हाथ धोना पड़ा,
लिप्जिंग की लड़ाई में नेपोलियन को 1,20,000 सैनिकों की मृत्यु का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की सैन्य आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई कि जिनको पूरा करना कठिन हो गया था। परिणाम स्वरूप अन्य देशों के सैनिक भी उसे अपनी सेना में लेने पड़े, जिनका परिणाम उसके हित में नहीं रहा। इन सबने भी उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। फलस्वरूप उसे कम उम्र के किशोरों को भी सेना में भर्ती करना पड़ा। वाटरलू के मैदान पर जिन सैनिकों के साथ नेपोलियन अपने भाग्य को आजमा रहा था, उनकी औसत आयु 16 वर्ष की थी। युद्ध समस्याओं का हल नहीं हो सकता है और न ही अस्तित्व का आधार। इतिहासकार काबन ने ठीक ही कहा है कि नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा था और युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार बना रहा और युद्ध में ही उसका अंत होना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के जो मुख्य कारण रहे, उसमें उसके द्वारा जो लड़े गए 40 से भी अधिक युद्ध रहे और इस युद्ध नीति की वजह से ही उसका पतन हुआ। तीसरा मुख्य कारण है इसका राष्ट्रवाद की भावना। विजित प्रदेशों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण रहा। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर यूरोपीय देशों के लिए विदेशी शासन का विरोध करना उचित ही था। यह विदित है कि उसने विजित प्रदेशों में अपने सगे संबंधियों को शासक नियुक्त किया, उनमें अपनी इच्छानुसार प्रशासनिक परिवर्तन किए, लोगों पर अनावश्यक टैक्स लगाए और उन्हें इंग्लैंड का व्यापारिक बहिष्कार करने के लिए बाध्य किया। स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा के निवासी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होकर संघर्षरत हो गए। प्रबल राष्ट्रीय विरोध के आगे नेपोलियन की शक्ति टूटने लगी। क्रांतिकारी विचारधारा ने आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत को जन्म दिया था, परंतु नेपोलियन इसी आकांक्षा का गला घोंटना चाहता था और धीरे धीरे नेपोलियन के विरोध का स्वरूप राजनीतिक मात्र नहीं रह गया। भावनात्मक स्तर पर जुड़े राष्ट्र भर के लोग नेपोलियन के विरुद्ध अपने शासकों का समर्थन करने लग गए। तो यही राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन के पतन का कारण बनी। अगला जो मुख्य कारण है नेपोलियन के पतन का, वह है उसके द्वारा अपनाई गई उसकी महाद्वीपीय नीति, जिसके बारे में हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन किया था। नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति उसके लिए आत्मघाती साबित हुई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को परास्त करने के लिए एक ऐसे आर्थिक युद्ध का सहारा लिया जिससे वह इंग्लैंड का प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया। इंग्लैंड केवल यूरोप में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में उस समय सबसे शक्तिशाली देश था और उसके पहले कि कोई उसका प्रतिद्वंदी खड़ा होता, वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे कुचल देने को तैयार था। उसकी नौसेना बेमिसाल थी। संपूर्ण विश्व में फैले उसके उपनिवेश उसके लिए कुमुख आपूर्ति के सतत स्रोत थे। इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने उसे सदैव लाभ की स्थिति में रखा। इन्हीं कारणों से नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। इस व्यवस्था से फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वस्तुओं के अभाव में जनता का साधारण वर्ग भी नेपोलियन का विरोधी बन गया था। इस व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए उसे और प्रादेशिक विजय के लिए बाध्य होना पड़ा। पुर्तगाल, स्पेन, रूस एवं रोम से नेपोलियन का टकराव इस व्यवस्था को सफल बनाने का सबसे दुखद अध्याय है। इस प्रकार महाद्वीपीय नीति ने नेपोलियन को अनिवार्य रूप से आक्रामक युद्धों की नीति में उलझा दिया, जिसके परिणाम विनाशकारी हुए और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि नेपोलियन की द्वारा अपनाई गई महाद्वीपीय नीति, जिसके माध्यम से वह इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करना चाहता था, किंतु यही नीति, यही पॉलिसी उसके लिए घातक साबित हुई और वह युद्धों में उलझता गया और उसे पतन का सामना करना पड़ा। आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय युद्ध की। प्रायद्वीपीय युद्ध नेपोलियन के लिए अत्यंत घातक साबित हुए। 1807 ईस्वी में नेपोलियन की कीर्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ऐसा समय उसे दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए था, परंतु उसने एक मूर्खतापूर्ण तथा गलत कदम उठाया। उसने स्पेन के सम्राट चार्ल्स चतुर्थ को हटाकर अपने भाई जोसेफ को 1808 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया। इस कार्य के द्वारा नेपोलियन ने अपनी कब्र खोद ली। 3 लाख फ्रांसीसी सैनिक गंवाकर भी नेपोलियन स्पेन के विरुद्ध प्रायद्वीपीय युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाया। नेपोलियन के जीवन का यह सबसे लंबा युद्ध था। स्वयं नेपोलियन ने कहा था कि स्पेन के नासूर ने मुझे तबाह कर दिया। ग्रांट और टेम्परले ने लिखा है कि स्पेन के युद्ध को कैंसर कहना अत्यंत न्यायसंगत है। इसने नेपोलियन के शक्ति रस को चूस लिया था। नेपोलियन के स्पेन अभियान ने स्पेन में ही नहीं, मध्य यूरोप में भी राष्ट्रीय भावना को तेजी से उभारा, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत राष्ट्रों से लड़ना नेपोलियन के लिए मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय युद्ध उसके लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और यह उसके जीवन में चलने वाला सबसे लंबा युद्ध रहा। 3 लाख फ्रांसीसी सैनिकों की इसमें जान गई और यही उसके पतन का मुख्य कारण रहा। आगे हम बात करते हैं रूस के अभियान की। रूसी अभियान नेपोलियन के लिए कम आत्मघाती साबित नहीं हुआ। वह 6,10,000 सैनिकों के साथ मास्को की ओर बढ़ा, किंतु 5 लाख सैनिक इस अभियान में मारे गए। धूल मिट्टी, भूख प्यास, भयंकर गर्मी और तत्पश्चात कड़कड़ाती सर्दी तथा बीमारी ने नेपोलियन की सेना का नाश कर दिया। इस अभियान ने नेपोलियन की शक्ति को बहुत धक्का पहुंचाया तथा उसकी छवि को खराब किया। इस युद्ध ने फ्रांस की सेना की कमजोरियों को यूरोप के राष्ट्रों के समक्ष स्पष्ट कर दिया था तथा वे अपनी स्वतंत्रता का प्रयास करने लगे। फिशर की मान्यता है कि मास्को अभियान 2 राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं था, अपितु यह तो एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तथा एक महान धार्मिक जाति की राष्ट्रीय भावना के बीच एक संघर्ष था। तो रूस का अभियान उसके लिए घातक सिद्ध हुआ और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अगला जो मुख्य कारण है नेपोलियन के पतन का, वह है फ्रांस की दुर्बल नौसैनिक। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौसैनिक शक्ति का दुर्बल होना था। उसने स्थल युद्धों में यूरोप के अधिकांश देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु वह इंग्लैंड को पराजित करने में सफल नहीं हुआ। इंग्लैंड ही उसका सबसे प्रबल शत्रु था और वही नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक साजो सामान से वह मदद करता रहा। इंग्लैंड के जहाजी बेड़े को परास्त करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा था। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता ने
नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को असफलता के कगार पर ला खड़ा करने में अहम भूमिका अदा की, क्योंकि इसी महाद्वीपीय प्रणाली की वजह से उसे अन्य देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा। आगे हम बात करते हैं उसका जो पतन के कारणों में से एक कारण था उसका पारिवारिक मोह। नेपोलियन का अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण रहा। वह जितना उनके प्रति दयालु था वे उसके प्रति उतने ही कर्तधन थे। नेपोलियन अपने भाइयों के व्यवहार से अत्यंत दुखी था। 1810 ईस्वी में नेपोलियन ने मेटरनिक से एक बार शिकायत की थी कि जितना लाभ मैंने अपने संबंधियों को पहुंचाया उससे कहीं अधिक हानि उन्होंने मुझे पहुंचाई। उसके भाइयों में लुई नेपोलियन को हॉलैंड, जोसेफ को स्पेन तथा उसके भाई जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक उसने नियुक्त किया था। अपनी बहन कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मुरा के साथ कर दिया और मुरा को नेपल्स का शासक बना दिया, किंतु संकट के समय में किसी भी संबंधी ने उसकी सहायता नहीं की, तो उसका पारिवारिक मोह भी उसके पतन का एक कारण बना। नेपोलियन के पतन के कारण एक से अधिक हैं और अपने पतन के लिए वह काफ़ी सीमा तक स्वयं जिम्मेदार था। उसका घमंडी एवं हठी स्वभाव, सैनिकवाद, पोप को नाराज करना, महाद्वीपीय व्यवस्था, प्रायद्वीपीय युद्ध, शत्रु की शक्ति को कम आंकना, मास्को अभियान, विस्तारवाद और युद्ध की नीति पर चलते रहना ऐसे कारण थे जिनके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था। परंतु इंग्लैंड का प्रबल विरोध, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तथा निर्बल नौसैनिक शक्ति कुछ अन्य कारण भी उसके पतन के कारण बने। इतिहासकार डेविड थॉमसन ने लिप्जिग और वाटरलू में नेपोलियन की भूलों को पतन के लिए गंभीर माना। स्पेन की शक्ति को कम समझना, मास्को अभियान में भीषण सर्दी में अधिक देर तक रुके रहना तथा वाटरलू की लड़ाई के समय आक्रमण में ढील देना आदि नेपोलियन की भयंकर भूलें थी। नेपोलियन ने कहा था कि मैंने समय नष्ट किया और समय ने मुझे नष्ट कर दिया। यह उसका स्वयं का कथन था। कुछ इतिहासकारों ने अटूट ब्रिटिश प्रतिरोध को नेपोलियन के पतन के कारणों में अधिक प्रमुखता दी है। नेपोलियन ने युद्धों के द्वारा ही साम्राज्य का निर्माण किया था तथा युद्धों ने ही उसका पतन कर दिया। इसी कारण यह कहा जाता है कि जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया उन्हीं तत्वों ने उसका विनाश भी कर दिया। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान में हमने नेपोलियन के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन किया जो उसके विनाश का कारण बने, उसके पतन का कारण बने। थैंक यू।